नमस्कार। 149 डेनमून न्यूज़ लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा ये टॉपिक है डायबिटिक के ऊपर है। इनविजिबल डैमेज इट डज योर ऑर्गन्स, यानी कि इनविजिबल यानी विजिबल जो दिखाई देता है, इनविजिबल जो दिखाई नहीं देता है। तो डायबिटिक भी ऐसी तरह से है कि जब पता चलता है कि ये शुगर की बीमारी आ गई है, तब बहुत सारे हमारे जो वाइटल ऑर्गन यानी कि हमारे जो अंग रहते हैं वो कुछ न कुछ डैमेज हो गए रहते हैं। क्योंकि डायबिटिक का जो ऑनसेट रहता है, वो चाहे भले हमें पता चला कि आज ही हमें ये डायबिटिक की हमने टेस्ट करवाया तो उसमें शुगर लेवल हमारा ज़्यादा आया, लेकिन ये प्रोसीजर है ये करीबन 5-6 साल से चलती रहती है। पीछे से 5-6 साल से उनका ऑनसेट यानी कि शुरुआत हो गई हो रहती है, लेकिन इस शरीर में हमें कोई सिम्टम्स या कुछ पता नहीं चलता है। 5-6 साल के बाद जब ज़्यादा प्यास लगने लगे, ज़्यादा भूख लगने लगे, ज़्यादा बार बार यूरिनेशन जाना पड़े, यहाँ कालापन थोड़ा सा आ जाए, गले में भी कालापन आ जाए, वज़न बढ़ने लगे या वज़न कम होने लगे, तभी जाके हमें पता चलता है कि हम ब्लड रिपोर्ट हम करवाते हैं, तब शुगर लेवल जो रहता है वो बॉडी में हायर स्टेज पे आता है। तो अब ये 6 साल की जो जर्नी रहती है डायबिटिक की ऑनसेट होने में, तो इन बिटवीन बहुत सारे अंग भी हमारे डैमेज हो जाते हैं। तो इनविजिबल हमें पता ही नहीं चलता है, यानी कि इसीलिए तो उसको ये डायबिटिक यानी कि मधुमेह कहा गया है। मधुमेह यानी कि जो स्वीट, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे प्यार से, मिठास से ये रोग हमें अंदर की ओर से मारता रहता है। तो इसीलिए हमारे जो पुराने ज़माने में उसे हम मधुमेह कहते थे, आज ये डायबिटिक है। यानी कि जो डाइटरी हमारी लाइफस्टाइल रहती है, डाइटरी लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आए हैं, कहीं दशकों से ये चेंजेस आए हैं। हम हमारा पौराणिक जो खाना पीना रहता था, हमारी जीवन शैली रहती थी, हमने वो छोड़ दी और नए जीवन शैली की ओर हम आगे बढ़े। तो ये हमें ये नई जीवन शैली के साथ ये हमें एक गिफ्ट में आया है, एक उपहार के रूप में ये डायबिटिक आया हुआ है। और डायबिटिक है, और अभी जो टाइप 2 डायबिटिक है वो करीबन हम जो बात करेंगे तब टाइप 2 की आप समझना, टाइप 1 की जब मैं बताऊंगा, मैं बोलूँगा कि टाइप 1 डायबिटिक तब टाइप 1 की, लेकिन जब तक डायबिटिक बोलते हैं तब तक ये टाइप 2 की हम बात करेंगे। तो आज करीबन 3 लोगों में से 1 लोगों को डायबिटिक है। यानी कि आज डायबिटिक 25 साल से भी शुरू हो जाता है, 30 साल से हो जाता है, और कभी कभी 45 ईयर्स के बाद भी हो जाता है। यानी कि पहले जो रहता है वो डायबिटिक 50 के बाद आता था, लेकिन कभी 25 साल के नौजवान को भी शुगर की बीमारी आ जाती है। वो क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द हमारी जो ये लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल की वजह से आई रहती है। तब हम इनविजिबल जो डैमेज हमारा हो जाता है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। एवरी 5 सेकंड जो ये दुनिया में, पूरे दुनिया में जो मौत हो रही है ना, एवरी 5 सेकंड की बात कर रहा हूँ, दुनिया में जितनी मौत हो रही है उसमें से 5 सेकंड में एक आदमी डायबिटिक की वजह से, या डायबिटिक के डैमेज के वजह से, या डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से एक आदमी एवरी 5 सेकंड में मरते हैं, भगवान के प्यारे हो जाते हैं। यानी कि सोचो, डायबिटिक है एक साइलेंट किलर एक है। एवरी 5 सेकंड, अभी तक मैं बोल गया तो करीबन 10-15 लोग तो ऊपर चले गए होंगे। जब यहाँ हमें पता ही नहीं चलता, और डायबिटिक को मेजोरिटी लोग इग्नोर करते हैं कि भाई मैं दवाई ले रहा हूँ ना, मेरा शुगर तो कंट्रोल में है। यानी कि हालांकि उनका शुगर कंट्रोल में रहता भी नहीं है, फिर भी क्या वो लोगों को बताने के लिए कहते कि मेरा शुगर तो कंट्रोल में ही है, मैं दवाई ले रहा हूँ। तो यानी कि एक सेटिस्फेक्शन लेवल उनके दिमाग में आ जाता है कि दवाई ले रहा हूँ तो शुगर कंट्रोल में होगी। लेकिन जब वो फिर से अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल जब टेस्ट कराएंगे, तब जाके उनका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में नहीं होगा, वो बढ़ता ही रहता होगा। मेरे पास
अभी कल ही एक पेशेंट्स आए हुए थे, तो मुझे कह रहे थे कि सर के यानी कि इसके लिए आए थे, डायबिटिक रिवर्सल का कहीं से उन्होंने सुना था, तो आए थे। मैंने कहा कि मीन्स के कितना शुगर रहता है, तो कहा कि सर शुगर तो मेरा नॉर्मल रहता है। उनको नॉर्मल रहता है तो फिर क्यों आए, तो नॉर्मल से ही ज़िंदगी जीवो, तो इतना सारा खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। तो कहीं नहीं साहब कि ऐसा सुना है कि आपकी जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रहती है, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल की जो रहती है, उसमें डायबिटिक रिवर्स होता है, इसीलिए मैं आया हूँ। तो मैंने उनको 8-10 रिपोर्ट कहा, उनको ये 8-10 रिपोर्ट आप करवा लो। तो उसमें से तो एक तो पहला फास्टिंग ब्लड शुगर रहता है, फास्टिंग इंसुलिन रहता है, पोस्ट प्रेंडियल खाने के बाद का ब्लड शुगर रहता है, सी पेप्टाइड, यानी कि सी पेप्टाइड ऐसे है कि वहाँ शरीर में इंसुलिन बनता है कि नहीं, वो बाद में हम एक एपिसोड लेंगे ये सब इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि सी पेप्टाइड बताया। उसके बाद HSCRP, हाईली सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन। उसके बाद मैंने कहा B12 D3 करवा लो। उसके बाद जो थायराइड, लीवर, किडनी, ये फंक्शन, तो सब इतने सारे मैंने टेस्ट उनको दे दिए। तो बाद में इतने सारे टेस्ट दिए, उन्होंने वो 2-3 दिन के बाद करवा के लेके आए, टेस्ट लेके आए, मुझे बताया कि सर ये मेरा टेस्ट मैंने करवा लिया है। तो आप मानोगे नहीं, उनका जो HbA1c जो लेवल रहता है वो 14.8 के पास था, 14.8। उनका जो सुबह का जो शुगर रहता है, मॉर्निंग फास्टिंग शुगर, उनका 325 था। खाने के बाद का पोस्ट प्रेंडियल करीबन 450 के आसपास कुछ समथिंग था, इतना ही था। और जो 14.5 जो हमने HbA1c है, तो उनकी जो एवरेज जो निकाले ना, तो 350 से 450 तक का आता है कि उनको 350 450 को, यानी कि लास्ट 3 मंथ से उनके लोही में, उनके खून में, उनके ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा इतनी रहती थी। फिर भी कहने का मेरा, और उनका D3, अभी देखो मजा की बात तो ये D3 उनकी 7 पॉइंट समथिंग था, करीबन 30 तक होना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन 7 पॉइंट था। तो 7 पॉइंट यानी कि हाईली इनसफिशिएंट, यानी कि शरीर को जो चाहिए उससे भी कम से भी कम, यानी कि जो D3 का लेवल इतना सारा कम। और D3 जो रहता है वो इंसुलिन को रेजिस्टेंस, जो डेफिशिएंसी रहती है इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बहुत ही बढ़ाता है। और वो ये मेटाबॉलिक में D3 की बहुत ही महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट वर्क रहता है। B12 की भी डेफिशिएंसी उसकी निकली। उसके बाद उनका जो फास्टिंग इंसुलिन है वो करीबन 18 था, यानी कि कितना होना चाहिए, 3 से 6 के बीच में होना चाहिए, 18 था, यानी कि इतना ज्यादा इंसुलिन उनको हो रहा था, बढ़ा था। और शुगर भी बढ़ा हुआ, इंसुलिन भी बढ़ा हुआ, और वेट कम हो रहा था उनका, मसल्स मास उनका कम हो रहा था। तो थोड़ा सा भी उनके पास ज्ञान था, तो कह रहे थे कि साहब इंसुलिन बढ़ता है तो वेट तो बढ़ता है। मैंने कहा बिल्कुल बात सही है, इंसुलिन बढ़ता है तो वेट बढ़ता है, उसी कंडीशन में बढ़ता है जब वो इंसुलिन रहता है, वो सेंसिटिव रहता है, तब वेट बढ़ता है। लेकिन आप कहते हो कि मेरे शरीर में ये 18 पॉइंट समथिंग आया है, तो ये तो बड़ा इंसुलिन तो इतना ज्यादा है। मैंने कहा ये जो 18 पॉइंट है वो कोई काम का इंसुलिन नहीं है, वो रेजिस्ट इंसुलिन है, कि वो इंसुलिन कोई काम नहीं करता। इंसुलिन जो आपके खून के अंदर जो शुगर पड़ी हुई है, ग्लूकोज पड़ा हुआ है, उनको वो सेल तक नहीं पहुंचा सकता है, उनको मसल सेल तक नहीं पहुंचा सकता है, उनको फैट में भी कन्वर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो गया है। इसीलिए जब बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तब हमारे जो एडिपोस टिश्यू यानी कि फैट जो हमारी जमा रहती है, वहाँ से हमें शक्ति मिलती है, यानी कि फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। और जब एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत सारा फैट का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो कीटोन एसिडोसिस हो जाता है, कीटोन अम्लीकरण हो जाता है, जो हमारे यूरिन से और हमारे खून से हमें पता चलता है। और साथ साथ में माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया का लेवल भी उसमें बढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि ये माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपका मसल्स में अच्छी तरह से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, मसल्स एट्रोफी हो रहा है, इसीलिए आपका मसल मास भी
कम हो रहा है। तो कहने का ये मेरा ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये था कि कितने कॉन्फिडेंस थे, आए हुए थे कि मेरा शुगर नॉर्मल है, लेकिन जब उनको पता चला कि उनकी हालत इतनी हो रही है, और उसी टाइम एक स्लाइड मैंने वीडियो दिखाया कि जितने भी क्रिएटिन लेवल भी उसमें हायर था, माइक्रोअल्बुमिन भी यूरिन में हायर हो रहा था, तो किडनी डैमेज की ओर जा रही थी। करीबन उनकी किडनी का जो फंक्शंस जो रहता है वो 30-40% डैमेज हो रहा था, उनका हो गया था। तब जाके उनको पता चला, मैंने उनको बताया, बहुत इंटरनेशनल रिसर्च पेपर दिखाए कि देखो जितने भी ये किडनी के मरीज है वो उनमें से आउट ऑफ जो किडनी पेशेंट्स रहते हैं 35% को डायबिटिक रहते हैं। यानी कि 100 किडनी वाले पेशेंट मरीज को ले लीजिए, उसमें से 35 लोग डायबिटिक वाले होंगे। बाकी के कोई किडनी स्टोन रहता है या कोई इन्फेक्शन लगता है या कोई केमिकल की वजह से होता है, उनकी वजह से किडनी डैमेज होती है, लेकिन 35% ये होता है। और वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हृदय की जो बीमारियां हो रही है, तो वहां 45% ये डायबिटिक को जिम्मेदार बताया है कि 45% जितने भी हार्ट के मरीज है उसमें से 45% ये डायबिटिक के मरीज रहते हैं। वैसे ऐसे ही तरह से न्यूरोपैथी, हमारे रेटाइनोपैथी और अनविजिबल जितने भी हमारे जो शरीर रहता है उसमें ऑर्गन का जो डैमेज रहता है वो डायबिटिक की वजह से, यानी कि ग्लूकोज ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने की रीजन से होता है। और ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्यों ज़्यादा रहती है, और मैंने नेक्स्ट एपिसोड में बताया था, क्योंकि उनका जो मेन कल्प्रिट है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। हमारे शरीर के हमारी जो इंसुलिन बनाने वाली फैक्ट्री रहती है, पेनक्रियाटिक जो रहता है, पेनक्रियाट में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन वो इंसुलिन बनता है, लेकिन वो अपना जो कार्य रहता है वो कार्य करना, हम ऐसे लैंग्वेज, आपको आम लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि वो कार्य करना भूल जाते हैं। यानी कि फैक्ट्री में जो वर्कर रहते हैं वो हड़ताल पाड़ देते हैं। हड़ताल हो जाती है, स्ट्राइक हो जाती है, तो फैक्ट्री का कामकाज बंद हो जाता है ना, प्रोडक्शन कामकाज बंद हो जाता है, डिस्पैच का बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो वैसी तरह से जब इंसुलिन स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं तो उनका जो कार्य रहता है कि ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने का, वो कार्य बंद हो जाता है। तो वो ग्लूकोज हमारा ब्लड के अंदर ही रहता है। अभी जाके देखिए इनविजिबल चेंजेस, तो हमारे खून के अंदर शर्करा की मात्रा कितनी बढ़ी हुई है। यानी कि जो हम चाशनी बोलते हैं ना, जब हम कुछ स्वीट बनाते हैं तो चाशनी बनाते हैं, ये शुगर डालते हैं, उसकी वो चाशनी बनाते हैं, उनका घोल बनाते हैं, उसके बाद उसमें ये कोई भी स्वीट हम बनाते हैं, तो खून के अंदर शर्करा रहती है। तो हमारे जो खून रहता है वो सर्कुलेशंस में रहता है, हर एक सेल तक जाता है, हर एक ऑर्गन तक जाता है, मसल्स के सेल, पेट के सेल, ऑर्गन के सेल, वहाँ तक जाता है। तो साथ साथ में शर्करा भी जाती है, शुगर जाता है। यानी कि आप सोचो कि शुगर वाला जो पानी रहता है कि हम कोई कांच के बाउल में वैसे ही हम डाल दें और वैसे हम निकाल दें, उसके बाद हम देखें तो वहां एक परत बन जाती है, शुगर की एक परत बन जाती है। तो सभी को मालूम हो जाता है कि जब परत बन जाती है तो हमारे वो खून जाता है तो हमारे एक एक अंग में भी एक परत बन जाती है ना, तो वो परत बन जाती है, वही हमारे शरीर के लिए हमारे वाइटल ऑर्गन को डैमेज करती है। तो पहला स्लाइड हमारा ये डायबिटिक, द इनविजिबल डैमेज इट डज इट योर ऑर्गन, जैसे मैंने बताया। उसके बाद पेनक्रियाट इज नॉट ए ओनली ऑर्गन इन द बॉडी दैट इम्पैक्ट द टाइप 2 डायबिटिक। टाइप 2 डायबिटिक के लिए ओनली पेनक्रियाटिक जो रहता है उनका एक इम्पैक्ट नहीं रहता है, क्योंकि पेनक्रियाटिक टाइप 2 में अपना कार्य करता ही है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटिक के अंदर जब इंसुलिन लेवल हायर रहता है, राइट, साथ साथ में आप उनका दूसरा एक टेस्ट देखने जाओ तो सी पेप्टाइड का टेस्ट जो रहता है, तो सी पेप्टाइड भी 0.5 से 3% नॉर्मल रेंज रहती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटिक में सी पेप्टाइड की वैल्यू भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो इंसुलिन जब बनता है तो मैच्योर इंसुलिन पहले नहीं बन जाता, वो इमैच्योर रहता है। प्रो ए इंसुलिन, प्रो बी इंसुलिन
वो दोनों को जोड़ के एक सी पेप्टाइड यानी कि एक कनेक्टिव पेप्टाइड, एक कनेक्शंस रहता है उनके साथ, तब ये निकलता है। बाद में सी पेप्टाइड अपने आप से अलग हो जाता है और इंसुलिन मैच्योर बन जाता है। तो यानी कि इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा तो सी पेप्टाइड की मात्रा भी ज़्यादा, लेकिन ये इंसुलिन रेजिस्ट होता है। रेजिस्ट क्यों होता है वो मैंने आपको आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य उदक, जो मैंने आपको चरक का श्लोक बताया था, उसमें से 4 जो था वो खाने की वजह से है। तो खाने की वजह से कौन सी चीज़ है, तो कि एक्सेसिव फैट हम जो लेते हैं, खाना खाते हैं, चर्बी युक्त खुराक, और चर्बी भी कौन सी चर्बी, ट्रांस फैट वाली, जो फैक्ट्री से बन के आ रही है वो चर्बी, यानी कि जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक रहती है, वैसी चर्बी का हम सेवन करते हैं। ये चीज़ वगैरह, ये पनीर वगैरह, उसके बाद रिफाइंड जो प्रोडक्ट रहती है, सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है रिफाइंड प्रोडक्ट, यानी कि रिफाइंड तेल हो गया, रिफाइंड हमारा ग्रेन्स हो गया, और ऐसे प्रिजर्वेटिव डाल डाल के जो डब्बे में जो चीज़ आती है, ऐसे एक्सेसिव फैट खाने से भी इंसुलिन रेजिस्ट होता है। उसके बाद एसिड और इन्फ्लामेशन, जो खुराक खाने से एसिड होता है और एसिड की वजह से सूजन आ जाती है, तो सूजन की वजह से भी इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है और रेजिस्ट हो जाता है। उसके बाद आता है आईजीएफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो वो कहाँ से मिलता है, तो कि मिल्क एंड मिल्क डेरिवेटेड प्रोडक्ट, यानी कि जो डेयरी प्रोडक्ट रहती है, दूध, एनिमल जो दूध मिल्क रहता है, एनिमल मिल्क में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रहता है। वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो हमारे सेल्स रहते हैं, उसकी जो लोक रहता है वहाँ चिंगम की तरह चिपक जाता है। बाद में इंसुलिन वो ताला खोलने जाता है तो वो चिंगम रहता है, इसीलिए ताला खुलता नहीं है। इसीलिए ताला नहीं खुलता है तो ग्लूकोज रहता है ब्लड में, वो सेल तक नहीं पहुंच सकता है। तो ये इकला ये पेनक्रियाटिक अपना इतना वो जिम्मेदार नहीं, बहुत सारी चीजें जिम्मेदार रहती है। हाँ, टाइप 1 डायबिटिक के अंदर, टाइप 1 डायबिटिक के अंदर इंसुलिन बहुत ही कम बनता है या नहीं बनता है। आप टाइप 1 डायबिटिक के जो मरीज रहते हैं, यानी कि बच्चे रहते हैं, उसमें आप सी पेप्टाइड और इंसुलिन लेवल जो लेबोरेटरी में करेंगे तो सी पेप्टाइड उनका 0.5 से कम होगा, यानी कि 0.5 से कम होगा। इसका मतलब उनका 90% जो इंसुलिन है, इंसुलिन में जो बीटा सेल्स है जो इंसुलिन प्रोडक्शंस करता है, वो बीटा सेल्स डैमेज हो गया रहता है। और ये डैमेज क्यों होता है, तो उसका बहुत सारा रीज़न है। उसमें ऑटो इम्यून डिसीज कहा गया है कि अपनी शरीर की खुद की इम्यूनिटी रहती है, रोग प्रतिकारक जो शक्ति हमारी जो रहती है, वही हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति, यानी कि बाह्य इन्फेक्शन, बाह्य चेप में आता है, वो बैक्टीरिया से आता है, वायरस से आता है, फंगस से आता है, कोई दवाइयों से आता है, केमिकल से आता है, हवा से भी आता है। तो बाहर से जो इन्फेक्शन, जो कोई भी फॉरेन हमारा कोई भी एक बॉडी आ गया हमारे शरीर में, तो हमारा शरीर उनको बाहर निकालता है या मार डालता है। तो कौन मारता है, तो हमारी शरीर के अंदर रहेली इम्यूनिटी उसको मारती है। तो यहाँ इसको मार के हमें स्वस्थ रखती है। लेकिन यहाँ ऑटो इम्यून का है, वो इम्यूनिटी है। लेकिन अब यहाँ ऑटो इम्यून में क्या रहता है कि वो हमारी इम्यूनिटी भूल जाती है कि ये हमारे वाइटल ऑर्गन है, ये पेनक्रियाट है, ये बीटा सेल हमारे है, हमारे लिए इंसुलिन पैदा करते हैं। और इंसुलिन पैदा होता है तो हमारी शरीर की जो हमारी जो शारीरिक रचनाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, वो सही ढंग से चलती है। उसको मत मारो, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है। उनको ऐसा है कि ये तो फॉरेन बॉडी है, तो बीटा सेल को खत्म करते हैं। इसको ऑटो इम्यून, यानी कि वो हर एक कोई सेल को खत्म करते हैं, मसल्स को करते हैं, हमारे बोन को करते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स में वो डिफेक्ट करता है ऑटो इम्यून डिसीज, तो वहाँ का डिसीज हमें हो रहता है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो जोड़ों पे अटैक करता है, यानी कि जोड़ों के बीच के अंदर रहेली जो कुशन रहती है, गादी रहती है, उसको इफेक्ट करता है। तो ये ऑटो इम्यून डिसीज, तो मैंने बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस इसकी वजह से भी होता है। तो अभी 8 बॉडी पार्ट जो बताया है कि कहाँ कहाँ से जो हमारे इनविजिबल डैमेज होता है, तो कि पेनक्रियाटिक का बीटा सेल्स टाइप 1 के अंदर जो होता है, पेनक्रियाटिक के अल्फा सेल्स जो
अल्फा सेल्स रहता है और रहता वहाँ से ग्लूकागोन करके एक, जैसे इंसुलिन रहता है ऐसे ग्लूकागोन करके एक हार्मोन पैदा होता है, जो ग्लाइकोजन जो रहता है हमारे लीवर के अंदर, जब हम स्टारवेशन में रहते हैं, हम यानी कि फास्टिंग करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तभी हमें जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तब ये ग्लूकागोन जो रहता है वो हमारे शरीर के अंदर जो फैट, लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन डिपॉजिट है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, वहाँ से मिलता है। उसके बाद मसल्स है, उसके बाद फैट सेल्स है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, ब्रेन है। हर एक को, शरीर को, हर एक अंग को, हर एक चीज को ये हमारे डैमेज करते हैं, इनविजिबल डैमेज करते हैं। मसल्स को बहुत ही, ये मसल्स को भी डैमेज करता है। कि टाइप 2 मैंने बताया, एक केस स्टडी मैंने बताई थी पहले कि मस्क्यूलर मसल्स की एट्रोफी यानी कि मसल्स यानी कि डायबिटिक मरीज को जब इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, यानी कि रेजिस्ट हो जाता है, या इंसुलिन शरीर में बनता ही नहीं है, ये दोनों चीज हकीकत में देखने जाए तो एक ही है। या शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है और इंसुलिन बनता है लेकिन इंसुलिन काम नहीं करता है, दोनों चीज एक ही हो गई। तभी जाके जो इंसुलिन रहता है इस कोल्ड ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ हॉर्मोन्स हमारा रहता है, मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने में, मसल्स मास को बढ़ाने के लिए इंसुलिन की जरूरत रहती है। क्योंकि इंसुलिन को खुराक चाहिए, ये मसल्स को खुराक चाहिए रहता है ग्लूकोज के नाम से। तब जब ग्लूकोज से नाम से उनको इंसुलिन काम नहीं करता है, तब ग्लूकोज मसल्स को नहीं मिलता है। जब मसल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता है तो मसल्स एट्रोफी भी शुरू हो जाती है। और हमारे शरीर के अंदर और जो ब्लड टेस्ट करते हैं या यूरिन टेस्ट भी करते हैं, तब माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया हमें पॉजिटिव मिलता है या लिमिट से भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो मसल्स को टूटने के बाद ये बनता है। तो ये मसल्स को भी डैमेज करता है। इसके साथ साथ फैट सेल्स को भी डैमेज करता है, फैट सेल्स को डैमेज करता है। क्योंकि फैट सेल्स हमें जब इंसुलिन कार्य करता नहीं है, तब जो डिपॉजिट हुई जो हमारी फैट रहती है, शरीर को कहीं से भी ऊर्जा चाहिए। यस, शरीर को कहीं से भी ऊर्जा चाहिए, चाहे हम खाना खाते हैं ग्लूकोज से हम ले, चाहे प्रोटीन से हम ले, चाहे फैट से हम ले, हमें शरीर को ऊर्जा चाहिए। तो ये हमारा इंसुलिन रेजिस्ट हो जाता है, तब हमारा शरीर के अंदर जो ऊर्जा चाहिए, तो फैट मॉलिक्यूल्स जो हमारे डिपॉजिट्स यानी कि हमारा जो स्विस बैंक में जमा किया हुआ हमारा खाना, वो वहाँ से अभी शुरू करते हैं। तो आप देखते हैं कि जब टाइप 2 में वजन भी किसी का जब ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्ट होता है वो धीरे धीरे रेजिस्ट होता है। तो धीरे धीरे रेजिस्ट होता है तो क्या होता है कि उनका जो एक्सेसिव, उसी टाइम जो टाइप 2 वाले हैं एक्सेसिव खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट को। तो एक्सेसिव जब कार्बोहाइड्रेट खाना खाते हैं तो शरीर को जब जितनी ऊर्जा चाहिए इतना वो कंजप्ट कर लेता है ग्लूकोज को। लेकिन जो बाकी का जो ग्लूकोज रहता है तो उसका क्या करता है, तो बाद में बॉडी अपने आप इंसुलिन जो रहता है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फैट के अंदर कन्वर्ट करता है। तो पहले रहता है कि टाइप 2 में उनका वजन बढ़ता जाता है, ये फिनोनिमा है, वजन उनका बढ़ता जाता है, वजन बढ़ता जाता है, वजन बढ़ता जाता है। और हमने केस स्टडी बहुत सारी देखी है कि हमारे ये रिवर्सल में आए तो जिसका 110 किलो वजन था उसका एक ही मंथ के अंदर 90 यानी कि 20 केजी तक लूज किया हुआ है, वो भी नेचुरली। कोई भी प्रकार की वेट लॉस की उसको ट्रेनिंग नहीं दी थी, कोई भी प्रकार की वेट लॉस क्यों नहीं दी। क्यों हो गया था वो, क्योंकि उनका जो इंसुलिन जो रेजिस्टेंट था उनको ये मोड में आ गया, इंसुलिन सेंसिटिव मोड में आ गया, इंसुलिन अच्छी तरह से कार्य करने लगा। तो शरीर को जो ऊर्जा चाहिए थी वो ग्लूकोज से ही, जो खाना खा रहे तो ग्लूकोज को उनको ब्लड से सेल तक पहुंचा देते थे, इसीलिए। और उनको सेटिस्फैक्ट्री एक महसूस हो जाता कि अभी ये मैंने खाना खा लिया, तो वो एक्सेसिव भी नहीं खाते थे, इसीलिए उनको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है। और बाकी की जो ऊर्जा जो रहती है उनको चाहिए होती है वो फैट से मिल जाती है, यानी कि फैट का मेटाबॉलिज्म कर देते हैं तो फैट से वहां से ऊर्जा मिल जाती है।
उसके बाद जब आते हैं, यानी कि डायबिटिक टाइप 2 में वजन बढ़ता भी है और वजन कम भी होता है, राइट। इट्स बिकॉज ऑफ द ये इंसुलिन के साथ जुड़ा हुआ है। इंसुलिन रहता है, वो क्या करता है, पानी को भी खींचता है, शुगर को भी खींचता है, साथ साथ में फैट को भी खींचता है, अपनी ओर लाता है। तो कई बार उनको जो इंसुलिन ज्यादा रहता है वो सेंसिटिव रहता है, मतलब बहुत सारा सेंसिटिव नहीं पर थोड़ा सा भी काम करते इतना सेंसिटिव रहता है, तभी जाके वो कंडीशन में पेशेंट का वजन बढ़ने लगता है। और ज्यादा उसके बाद जो इंसुलिन लेवल कितना भी ज्यादा क्यों ना हो हमारे शरीर के अंदर, लेकिन वो 100% रेजिस्ट हो जाता है, तब इंसुलिन की मात्रा, यानी कि कह सकते जो रेजिस्ट हो गया यानी कि काम ही नहीं करता है, तो उसको वैल्यू, वैसे लॉजिकली उनको हम जीरो कह सकते हैं कि जीरो इंसुलिन, लेकिन वो लॉजिकली कह सकते हैं, लेकिन एरिथमेटिकली गणित के हिसाब से मैथमेटिकली हम जीरो नहीं कह सकते, क्योंकि मैथमेटिकली हमारे जो टेस्ट करवाते हैं लेबोरेटरी में, तो वहां तो लैब टेस्ट के अंदर आता है कि उसका अभी 16 mg प्रति DL है, इनका ये 16 यूनिट प्रति DL है, इतना इंसुलिन है, ज्यादा इंसुलिन है। तो ये मैथमेटिकली हम नहीं कह सकते, लॉजिकली कह सकते, लेकिन वो इंसुलिन काम ही नहीं करता, इसीलिए उनका कम भी होता जाता है। तो वैसे ही हमें वो अभी जाके हमें ये केस स्टडी से पता चल रहा है, तो उनको हम हर एक पेशेंट को इंडिविजुअली एडवाइस देते हैं कि उसको जो वेट कम हो रहा है तो उनको हमें क्या एक्सरसाइज करनी है, कौन सा क्या क्या खाना खाना है, वो भी एडवाइस अलग से करते हैं। और वेट जो ज्यादा रहता है उनको कौन सी एक्सरसाइज करती है, कौन सा नहीं करनी है, ये भी हम उनको बताते हैं। उसके बाद आता है जो मेन जो रहता है, जो डैमेज रहता है, वो लीवर का डैमेज रहता है, क्योंकि लीवर को तो हमारे शरीर के अंदर करीबन हजारों कार्य रहते हैं, हजारों कार्य हमारे लीवर करता है हमारे शरीर के अंदर, और 1000 कार्य करते करते हुए भी हम उनको ये डायबिटिक नाम की एक अलग से, यानी कि शुगर हायर रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो रहता है, उनको वो भी उनको काम अभी रेक्टिफाइड करने के लिए कहते हैं। तो लीवर में भी बहुत सारा डिपोजिशंस हो जाता है, और इंसुलिन रेजिस्ट होने के रीजन से लीवर है वो कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। यस, हमारे शरीर के अंदर जो 70 से 80% जो कोलेस्ट्रॉल रहता है ना, वो लीवर ही बनाता है। ओनली 20% हम बाहर से खाना खाते हैं, उसमें से हम लाते हैं। उसमें भी जो वेजिटेरियन जो लोग रहते हैं उसमें तो बहुत सारे कम आते हैं, लेकिन हाँ वेजिटेरियन जो रिफाइंड प्रोडक्ट खाते रहते हैं तो वहां से आता है, लेकिन वेजिटेरियन जो रिफाइंड प्रोडक्ट नहीं लेते हैं तो वहां उनको तो कोई हमारे जो ग्रीन वेजिटेबल रहता है, साग भाजी रहती है, जो सीरियल्स वगैरह रहता है, यानी कि ये कठोर वगैरह, तो उसमें तो कोई कोलेस्ट्रॉल रहता नहीं है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे अपना लीवर बनाता है, हमारा शरीर ही अपने आप बनाने लगता है। और जो नॉनवेज लेते हैं वो 20% उसमें आता रहता है, क्योंकि नॉनवेज में मटन, मांस, मच्छी में कोलेस्ट्रॉल रहता है। तो जो इंसुलिन जो रेजिस्ट जो हो जाता है वो क्या करता है कि जो लीवर जो कोलेस्ट्रॉल बनाता रहता है ना, तो इंसुलिन वहाँ जो उनकी जो फैक्ट्री रहती है कोलेस्ट्रॉल बनाने की, तो वहाँ को क्या करता है, इंसुलिन रेजिस्ट हुआ इंसुलिन, वो वहाँ की जो एक स्विच रहती है ना, जैसे कि हम वो पानी का नल रहता है, हम खोलते हैं तो पानी आता है और बंद करते हैं तो पानी बंद हो जाता है। हालांकि वो कहने का मतलब ये है कि जो पानी खोलते हैं नल को, चकली को, तो पानी निकलता है। तो इसका मतलब ये समझो आप कि जो इंसुलिन रहता है ना, वो आके वो पानी की चकली को खोल देता है, कि लीवर को बोलता है अभी तो कोलेस्ट्रॉल बनाता ही जाए, कोलेस्ट्रॉल बनाता ही जाए, कोलेस्ट्रॉल, तो लीवर फटाफट कोलेस्ट्रॉल बनाता ही रहता है। इसीलिए जो डायबिटिक मरीज जो रहता है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी ज़्यादा देखने को मिलता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो लो डेंसिटी वाला एक हाई डेंसिटी वाला रहता है, एक लो डेंसिटी वाला लिपोप्रोटीन्स रहता है। LDL जो रहता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो लो डेंसिटी वाला रहता है। वही हमारा जो कोलेस्ट्रॉल रहता है वो हमारी हार्ट की जो नलियाँ रहती है उसमें ब्लॉकेज करता है, राइट। तो उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, बाइल का जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होने लगता है, और जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर रहता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्जन में प्रॉब्लम आता है, और फैटी लीवर का प्रॉब्लम शुरू
हो जाता है। तो लीवर को भी डैमेज आहिस्ता आहिस्ता टाइप 2 में ये शुगर करता रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसके बाद इंटेस्टाइन को भी ये बहुत डैमेज करता है। और ये मुझे ये शुगर से ज़्यादा तो ये जो डायबिटिक की जो दवाई हम लेते हैं ना, उसकी वजह से इंटेस्टाइन का तो कैंसर भी होता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट देखे हुए हैं टाइप 2 डायबिटिक में, मौत से खाना खाते हैं, मजाक करते हैं, दवाई 1 2 3 4 10 15 दवाई टेबलेट लेते हैं। और वो गोलियां संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कौन सी होती है, तो कहाँ वो इंसुलिन ज्यादा पैदा करने वाली होती है, या जो इंटेस्टाइन से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है, हम खाना खाते हैं तो उनको एब्जॉर्ब्स नहीं होने देते हैं, वो रहती है, या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ मिलके वो वहां से इंटेस्टाइन से बाहर निकाल देते हैं। यानी कि जो नैसर्गिक जो हमारी प्रक्रिया रहती है उसमें विक्षेप करते हैं। तो उसमें से अमुक दवाई ऐसी है जो इंटेस्टाइनल कैंसर करती है। और ये शुगर बढ़ा हुआ रहता है क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा रहता है। तो इंटेस्टाइनल को, उनके सेल्स को भी सर्कुलेशन चाहिए, वहां भी ऑक्सीजन चाहिए, वहां भी पोषण चाहिए, तो ये अपना कार्य कर सकता है। तो इसीलिए हमारे इंटेस्टाइन यानी कि हमारी पाचन क्रिया को भी विक्षेप करता है। उसके बाद हम आते हैं किडनी के ऊपर। तो सबको पता है क्रिएटिन लेवल हायर हो जाता है, क्योंकि जो मान लो कि किसी को डायबिटिक नहीं है तो उसको ये किडनी का कार्य क्या रहता है, किडनी इज एक फिल्ट्रेशन प्लांट है। यानी कि हमारी चयापचय थ्रू जो भी हमारे शरीर के अंदर जो वेस्ट मटेरियल, जो टॉक्सिन्स जो बोलते हैं, वो हमारे ब्लड से जाता है और ब्लड से ये किडनी में आता है। तो किडनी में उनको गारण प्रक्रिया होती है, छालने की प्रक्रिया होती है, वहां फिल्ट्रेशन रहता है। तो हमारे शरीर में जो भी यूरिया बना है, एमोनिया बना है, जो भी विषाक्त तत्व टॉक्सिन जो चीज रहती है, वो यानी कि वहां से गल के बाहर हमारे पेशाब थ्रू बाहर निकल जाती है। लेकिन ये कार्य तो करता ही है, लेकिन साथ साथ में जब शुगर बढ़ने लगता है, हमारे खून के अंदर शुगर बढ़ता है, तो शुगर भी यहाँ किडनी के अंदर आता है। और 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा जब शुगर हमारे ब्लड के अंदर रहता है ना, तब 180 तक हम तो 100 ही टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन 180 तक ठीक है, शरीर कष्ट लेके, यानी कि अपनी कोई बात नहीं, कष्ट लेके भी 180 को भार सहन करता है, बाकी कर नहीं सकता, करता है। लेकिन 180 के बाद जब बढ़ता है, 200 होता है, 190 होता है, तब हमारा शरीर उनको भार सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वो सेल के अंदर भी नहीं जाता है, यूटिलाइज भी नहीं होता है। तब जाके उसको क्या करे, तभी जाके किडनी रहती है हमारे शरीर मगज से, उनको कमांड मिलता है कि अभी उसको ये पेशाब थ्रू, यूरिन थ्रू बाहर निकाल दो। तब किडनी के ऊपर और भार आता है, पेशाब के थ्रू बाहर निकालने लगता है। तो टाइप 2 डायबिटिक या टाइप 1 डायबिटिक में ज़्यादा शुगर जो रहता है, तब जो पेशेंट्स जब यूरिनेशंस करता है, तो यूरिनेशंस करता है तो आप देखोगे तो वो यूरिनेशन एक झाग वाला होता है। कोई पोट के अंदर जो करेंगे, वो यूरिन लेंगे तो वो झाग वाला यूरिन होगा, क्योंकि वो झाग किससे बनता है, तो आप देखो एक जो चाशनी रहती है जो शक्कर वाली, तो उसको भी आप कोई भी पानी में आप फेंकोगे तो वहां भी थोड़ा सा झाग बनेगा, लेकिन वो झाग प्रोटीन की वजह से भी होता है, शुगर से भी होता है, ये एल्ब्यूमिन की वजह से भी होता है, यूरिया की वजह से भी होता है। तो किडनी को वर्कआउट ज्यादा करना पड़ता है, तो किडनी का भी डैमेज होता है। और जो किडनी के जितने भी पेशेंट मरीज है, आउट ऑफ उसमें 35%, मैंने कहा कि 35% को ये डायबिटिक की वजह से किडनी डैमेज होती है। उसके बाद डायलिसिस की सलाह देते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट की उनको सलाह देते हैं। उसके बाद जो ब्रेन को भी, हमारे न्यूरॉन सेल्स को भी शुगर ज़्यादा रहती है तो डैमेज करते हैं। अभी तो टाइप 3 डायबिटिक कहा गया है,
यूएस में वगैरह में तो टाइप 3 डायबिटिक बोलते हैं कि जिनकी याददाश्त कम हो जाती है या चली जाती है, तो उसको टाइप 3 डायबिटिक कहते हैं। शुगर ज़्यादा रहती है तो हमारे ब्रेन है, उनकी जो नर्व हमारे सिस्टम होते हैं, न्यूरोपैथी नर्व सिस्टम्स के अंदर की शुगर जम जाती है, और नर्व सिस्टम का जो उनका ऑटोमेटिक मोटर सिस्टम रहता है, सेंसरी सिस्टम जो रहती है, उनकी सेंसरी सिस्टम काम करना बंद हो जाता है, और उनका जो याद शक्ति है वो भी डैमेज हो जाती है, और उसको टाइप 3 डायबिटिक भी कहा गया है। तो यानी कि ये डायबिटिक है, इट इज़ अ साइलेंट किलर। मैंने बताया ना कि मधुमेह, मधु यानी कि स्वीट, मिठाई से मारता है, प्यार से मारता है, धीरे 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 मारता है। और जब पता चलता है कि अभी डायबिटिक की वजह से बीपी आया, बीपी की गोली चालू, कोलेस्ट्रॉल आया, कोलेस्ट्रॉल की गोली चालू, लोही पतला करने की दवाई चालू, किडनी में प्रॉब्लम आया, किडनी की चालू, और इंसुलिन रजिस्ट हुआ, नहीं हो रहा है तो और डायबिटिक की 2, 3, 4 गोलियां, और 8, 10, 15, 20 गोलियां, तभी जाके बोलते हैं कि अब मुझे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। आप डॉक्टर साहब जो भी आप बोलोगे सुबह 4 बजे उठना है, आपको 5 बजे ये करना है, आप 24 घंटे का जो भी शेड्यूल बताओगे वो हम करने के लिए रेडी है। क्योंकि ये अब तब तक उनको हमारे अवेयरनेस ही नहीं आती है कि ये इतना डैमेज कर सकती है। लेकिन हमारा बेनमुन का क्या काम है, हमारा डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम जो हमारा क्या कार्य है, हमें नॉलेज रहता है, नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हमें देना है। जितना हम नॉलेज उसमें हम बांटेंगे, डायबिटिक के ऊपर हम जितना हम नॉलेज बांटेंगे, इतना अवेयरनेस आएगा। अवेयरनेस आएगा तो हमारे भारतवर्ष जो कैपिटल डायबिटिक बनने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ कुछ न कुछ हमारा कार्य, हमारा भी एक योगदान रहेगा उसको हम रोकने का। और हमने तो ठाना है कि पूरे भारतवर्ष से डायबिटिक को हमें भगा देना है, राइट। तो उसके लिए हमें नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। तो बस ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। 149 हमारा ये एपिसोड की समाप्ति की ओर। जितने भी लोग लाइव आए, जितने लोगों ने कमेंट किया है, उन सभी का खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय जय बेनमोन।